सोचिए, एक ही रात में पूरी राजनीतिक हवा बदल जाए। आज के इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से आंकड़ों की बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे बंगाल चुनाव के बाद हुए उस बड़े, ड्रामेटिक और सिस्टमैटिक बदलाव की, जिसने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। एक बिल्कुल निष्पक्ष नजरिए से समझेंगे कि आखिर ग्राउंड जीरो पर हुआ क्या है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। सत्ता बदलते ही जो सबसे पहला और शायद सबसे सस्पेंस से भरा कदम उठाया गया, वो था एक सख्त प्रशासनिक लॉकडाउन। जरा सोचिए, नई सरकार के आते ही तुरंत ऑर्डर पास होता है कि कोई भी सरकारी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफिस से बाहर नहीं जाएगा। मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी तरह की सबूतों से छेड़छाड़ को रोकना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोमेंट था, राइट? प्रशासन ने तुरंत पुरानी व्यवस्था के कंट्रोल से खुद को अलग कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइलों को ऐसे सील करने की क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल ये सीधे तौर पर जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक बहुत ही सख्त कदम है। पिछली सरकार के जो भी बड़े फाइनेंशियल फैसले थे या जो भी विवादित नीतियां थीं, उनके रिकॉर्ड्स को पूरी तरह सुरक्षित करना जरूरी था, ताकि अगर कल को कोई जांच हो तो पुरानी फाइलों में कोई हेरफेर न मिले। सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए ये एकदम क्रूशल स्टेप होता है। और अब इस एंटी इनकमेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर के असर को जरा नंबर्स के नजरिए से देखिए। लहर इतनी जबरदस्त थी कि पिछली सरकार के 74, जी हां 74 सिटिंग विधायक अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अलग अलग उम्र के लोगों और खासकर कई रीजनल डेमोग्राफिक्स में हमने वोट शेयर का एक भारी शिफ्ट देखा है, जहां विपक्षी दल यानी बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल आया। ये सीधे तौर पर सिस्टम के खिलाफ एक बहुत कड़ा संदेश था। अब बात करते हैं उस गुस्से की जो बैलेट बॉक्स पर साफ नजर आया। अगर आप इस लिस्ट पर नजर डालें तो पता चलेगा कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों का चुनाव पर कितना गहरा असर पड़ा है। जिन बड़े चेहरों पर राशन घोटाले या एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम जैसे गंभीर आरोप थे, जैसे ज्योतिप्रिय मल्लिक या पार्थ चटर्जी, उन्हें हजारों वोटों के भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। ये साफ दिखाता है कि जब जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है तो उसका जवाब ईवीएम पर कैसे मिलता है। एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट जो हमें यहां देखना चाहिए वो है नेताओं के बयानों का। चुनाव से पहले की वो बेहद आक्रामक बयानबाजी तो आपको याद ही होगी, जब निर्वर्तमान नेता भारी कॉन्फिडेंस के साथ विपक्ष से खुलकर इस्तीफे मांग रहे थे। लेकिन वोटिंग के नतीजे आने के बाद की हकीकत एकदम अलग थी। वो तमाम बड़े वादे हवा हो गए और जो नेता पहले मंच से गरज रहे थे वो पब्लिक की नजरों से अचानक जैसे गायब ही हो गए। लेकिन जो सबसे बड़ा सिस्टमैटिक शॉक था वो भवानीपुर में देखने को मिला। सोचिए, एक सिटिंग मुख्यमंत्री अपनी ही सीट 15,000 से ज्यादा वोटों से हार जाती हैं। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब कोई मौजूदा सीएम लगातार 2 बार एक ही प्रतिद्वंदी से हारी हों। ये कोई आम बात नहीं है। ये दिखाता है कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले किलों में भी जनता की नाराजगी किस हद तक पहुंच चुकी थी। अब सवाल उठता है कि भवानीपुर में ऐसा हुआ क्यों? एनालिस्ट्स की माने तो यह हार काफी हद तक खुद की गई गलतियों यानी अनफोर्स्ड एरर्स का नतीजा थी। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के एक पदाधिकारी ने बंगाली और गुजराती स्वतंत्रता सेनानियों को बांटने वाला एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसने वहां के लगभग 35% गुजराती वोटर्स को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया, और इसी एक गलती ने पूरे समीकरण को पलटकर रख दिया। तो नतीजे आने के बाद दोनों पक्षों का क्या कहना था? चलिए बिल्कुल निष्पक्ष होकर दोनों पहलुओं को देखते हैं। एक तरफ हारने वाले नेताओं का दावा था कि ईवीएम हैक किए गए, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और उनके पोलिंग एजेंट्स को रोका गया। वहीं दूसरी तरफ जीतने वाली नई सरकार ने इसे स्पष्ट रूप से कुशासन के खिलाफ एक सच्चा लोकतांत्रिक जनादेश बताया। हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये दोनों नैरेटिव्स उस वक्त के राजनीतिक माहौल को बहुत अच्छे से बयां करते हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीति और आंकड़ों की इन बहसों से थोड़ा परे हटकर देखें तो असली कहानी कहीं ज्यादा दर्दनाक है। इस राजनीतिक बदलाव की असली कीमत उन आम लोगों ने चुकाई है जिनकी बेहद भावुक और डराने वाली गवाहियां अब सामने आ रही हैं। चुनाव के दौरान बमबारी, धमकियां और स्थानीय प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह के अत्याचार हुए, वो सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि वो खौफनाक जमीनी हकीकत हैं जिसका सामना कई परिवारों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किया है। संदेश खाली से जो रिपोर्ट सामने आई हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। वहां महिलाओं को जिस तरह से सिस्टमैटिक हैरासमेंट और खौफ का सामना करना पड़ा, उसे शब्दों में पिरोना भी मुश्किल है। परिवारों को खुलेआम ऐसी खौफनाक धमकियां दी गईं। आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं थी, ये तो लोगों के लिए अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की इज्जत और गरिमा को बचाने की एक बहुत ही गहरी जद्दोजहद बन गई थी।
और इसी खौफ और संघर्ष के बीच साहस और न्याय की एक बहुत ही पावरफुल कहानी भी उभर कर आई। आरजी कर कॉलेज में हुई उस बेहद दुखद हिंसा के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पीड़िता की मां ने अपने इलाके से चुनाव लड़ा? और सबसे बड़ी बात, प्रचार के दौरान शारीरिक हमलों और धमकियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने जीत हासिल की। ये जीत सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि न्याय पाने की उस कभी ना हार मानने वाली इंसानी भावना की जीत है। अब थोड़ा पॉलिसीज की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी वोटर के मूड को जबरदस्त तरीके से स्विंग किया। खासकर 7वें वेतन आयोग या 7th पे कमीशन को लागू करने का जो वादा था ना, उसने तो जैसे गेम ही पलट दिया। जरा सोचिए, जो राज्य और पुलिस कर्मचारी सालों से रुके हुए 5वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते यानी डीए का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये वादा कितनी बड़ी राहत लेकर आया होगा। इस एक फैक्टर ने राज्य कर्मचारियों का भारी समर्थन नई सरकार की ओर खींच लिया। पॉलिसीज के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं ने भी इस चुनाव में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसे समझने के लिए आसनसोल के बस्ती बाजार दुर्गा मंदिर का उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। ये वो मंदिर है जिसे भारी हिंसा और धमकियों के डर से बंद कर दिया गया था, लेकिन नतीजों के तुरंत बाद जब इस मंदिर के कपाट शांतिपूर्ण तरीके से दोबारा खुले, तो वो सिर्फ एक इमारत का खुलना नहीं था, वो स्थानीय लोगों के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत और आस्था को वापस पाने का एक बेहद इमोशनल मोमेंट था। और इन सब बदलावों के बाद अगर आज आप वहां की सड़कों पर जाएं, तो लोगों के चेहरों पर एक अलग ही राहत की सांस देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वायरल वीडियोस हैं जहां आम नागरिक, महिलाएं और बुजुर्ग खुलेआम सेंट्रल फोर्सेस के जवानों के लिए तालियां बजा रहे हैं, उन्हें शुक्रिया कह रहे हैं, क्योंकि इतने महीनों के डर और खौफ के माहौल के बाद फाइनली उन्हें यह महसूस हो रहा है कि उनके लोकतांत्रिक अधिकार और उनकी जान दोनों सुरक्षित हैं। तो अब जब सत्ता बदल चुकी है और पुरानी फाइलों को कड़ी सुरक्षा के बीच सील किया जा रहा है, हम सी वोटर जैसे एक्सपर्ट पोलिंग पैनल्स के और भी डीप डेटा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे बदलाव को देखकर एक बड़ा सवाल जो हम सब के दिमाग में आता है वो ये कि क्या ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही की ये जो प्रचंड मांग उठी है, ये इस राज्य के राजनीतिक भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? क्या हम वाकई एक नए और पारदर्शी दौर की शुरुआत देख रहे हैं? सोचिएगा जरूर। आज के इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।